एक किताब सालों पहले पढ़ने के बाद अगर उसके किरदार, डायलॉग्स और इवेंट्स आपको याद रह जाएं, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि आपने एक किताब से बढ़कर बहुत कुछ पढ़ लिया है। ब्रिटिश फिलोसोफर एलन डी बटन कहते हैं ना कि गुड बुक्स पुट अ फिंगर ऑन इमोशंस। एक ऐसी किताब जो अपने अल्फाज और अपनी कहानी के ज़रिए से आपकी ज़िंदगी में बहुत से सवाल या निशान छोड़ जाता है। सवाल मोहब्बत का, उस मोहब्बत का जो सेल्फलेस है। सवाल उस मोहब्बत का जो सेल्फिश है। सवाल उस मोहब्बत का जो कभी थी ही नहीं पर हो जाती है और जिसके जाने के बाद दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। सवाल उस मोहब्बत का कि जो कभी थी नहीं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेती है। उस मोहब्बत का जो हमेशा से शायद थी लेकिन कभी आप उस शख्स से बयान नहीं कर पाते और उस शख्स के जाने के बाद अब इसी दर्द के सहारे ज़िंदा रहते हो, उस शख्स के यादों के साथ इस दर्द के संग ज़िंदा रहते हो। सवाल ऐसी मोहब्बत का जो सिर्फ दर्द देती है और फिर शायद मौत। अगर आप ऐसी ही किसी कहानी, ऐसी ही किसी किताब की तलाश में हैं तो वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ रूम ऑफ विजडम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। Welcome to the world of the Great Gatsby. No amount of fire could challenge the fairy tale he had stored up in his heart. Gatsby. अगर आप भी मेरी तरह हॉलीवुड के बहुत बड़े फ़ैन हैं और अगर आप ब्रैड पिट, लियोनार्डो डिकैप्रियो, टोबी मैगवायर जैसे एक्टर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके डाई हार्ट फैंस में से एक है, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि ब्रैड पिट ने एक फ़िल्म में काम की थी, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। और आपने ज़रूर टोबी मैगवायर और लियोनार्डो डिकैप्रियो की ग्रेट गैट्सबीज़ देखी होगी। और अगर आपने ये मूवीज़ देखी होंगी तो आपको पता है ये कितनी बड़ी सिनेमैटिक अचीवमेंट्स थी। आपको बता दूं कि ये दोनों फिल्में, दो किताबें जिनके राइटर एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड थे, उनके सिनेमैटिक ऑफिशियल एडॉप्टेशंस थे। यानी मूवी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिट्जजेराल्ड की फिक्शनल दुनिया की खूबसूरती कितनी है। ये वही राइटर, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जिन्होंने 4 किताबें, द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, द ग्रेट गैट्सबी, इनके साथ दिस साइड ऑफ पैराडाइज एंड ब्यूटीफुल एंड डैम्ड जैसी किताबें लिखी है। 164 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। बचपन ही में इनके फादर ने इन्हें सजेस्ट किया था कि ये एक राइटर बने क्योंकि वो बचपन में इनमें ये एबिलिटी डिस्कवर कर चुके थे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने के बाद इनकी दोस्ती एडमंड विल्सन जैसे लोगों से हुई जिन्हें हम में से हर कोई जानता है। और अगर नहीं जानता तो अगर लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि एडमंड विल्सन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कितना बड़ा नाम है, जिन्होंने आगे चलकर इन्हीं की एक नॉवल को कंप्लीट करके खुद पब्लिश करवाया इनकी मौत के बाद। ये आर्मी का भी हिस्सा रहे, यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी का हिस्सा रहे और साथ ही ग्रेट डिप्रेशन के टाइम ये हॉलीवुड भी गए ताकि वहाँ पर स्क्रीन प्लेज लिख सकें, फिल्मों में काम कर सकें, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ पर नाकाम रहे। जेनेवरा किंग नामी एक लड़की से इन्हें मोहब्बत हो गई थी जिनकी उम्र उस वक्त 16 साल थी। ये मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये उनका हाथ मांगने, प्रपोजल के लिए इनके घर चले गए, जहाँ पर इनके फादर, जेनेवरा किंग के फादर जो कि खुद बहुत ज़्यादा अमीर थे, उन्होंने इन्हें ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम जैसे लड़कों को अमीरजादियों की ख्वाहिश करना छोड़ देना चाहिए। इनके बाद इनकी ज़िंदगी में ज़ेल्डा आई जो कि एक अमेरिकन सोशलाइट, पेंटर और नॉवलिस्ट थी। ज़ेल्डा ने भी पहले इनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में जब 1920 में इनकी पहली किताब दिस साइड ऑफ पैराडाइज एक कमर्शियल हिट हो जाती है तो इसके बाद ज़ेल्डा ने इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। द ग्रेट गैट्सबी कमर्शियली पहले बहुत ही बड़ी फेलियर कंसिडर की जाती थी क्योंकि इसके पहले ही साल इसके सिर्फ 23,000 कॉपीज ही सोल्ड आउट हुए थे। लेकिन आफ्टर हिज डेथ he was given the title of one of the greatest writers of the 20th century, and with this the book The Great Gatsby was given the title of one of the most beautifully written books ever in the history of literature। साथ अगर हम बात करें तो ये जो किताब है, नॉवल है ग्रेट गैट्सबी, ये अमेरिकन सोसाइटी के स्पेशली 1920s के दौर में अमेरिकन सोसाइटी की पोर्ट्रेयल है। कहानी की शुरुआत 1922 से होती है जब निक, जिसका ताल्लुक एक प्रोमिनेंट मिडवेस्टर्न फैमिली से होता है, न्यूयॉर्क सिटी की लेविश लाइफस्टाइल, वहाँ की ज़िंदगी को देखकर इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि वो वहाँ आने का फ़ैसला कर देता है और वहाँ पहुँच भी जाता है। वेस्ट एग में वो एक घर रेंट पर ले लेता है और जब वहाँ रहना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर के साइड पर जो बड़ा और आलीशान मैंशन है वो जे गैट्सबी नामी एक बंदे का है। और लोग जे गैट्सबी के बारे में बताते हैं कि गैट्सबी एक बहुत ही अय्याश पसंद शख्स होता है
जो अपने घर पे बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ रखता है। इसकी पार्टीज़ इतनी ज़्यादा रंगीन, इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि न्यूयॉर्क सिटी के साथ साथ इर्द गिर्द के इलाकों से भी लोग सिर्फ इसकी पार्टी को अटेंड करने के लिए आते हैं। गैट्सबी को बहुत कम लोगों ने देखा होता है और कम ही उसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद निक अपने कज़न डेजी के पास जाती है। डेजी अपने हस्बैंड टॉम के साथ निक ही के घर के सामने ईस्ट एग में एक बहुत बड़े घर में रहती है। अब यहाँ निक की मुलाकात जॉर्डन से भी होती है। जॉर्डन एक प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर होती है और जॉर्डन उसे बताती है कि टॉम यानी डेजी के हस्बैंड का मॉर्टल विल्सन नामी औरत के साथ अफेयर चल रहा है, जो कि वैली ऑफ एशेज यानी न्यूयॉर्क से बाहर रहती है। ये सुनकर निक को बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है अपनी कज़न डेजी के लिए। और इस गैदरिंग के दौरान टॉम ये भी प्रूव कर देता है कि वो कितना बड़ा रेसिस्ट होता है और कितना एरोगेंट होता है। यहाँ से फारिग होने के बाद जब निक अपने घर जाता है तो वो अपने बैकयार्ड से देखता है कि कोई शख्स टॉम और डेजी के घर की तरफ रुख किए हुए है और उनके घर के करीब जो ग्रीन लाइट है उस ग्रीन लाइट को बहुत देख रहा है और एज इफ वो उस लाइट को कैच करना चाहता है, हासिल करना चाहता है। अंधेरे में कुछ ज़्यादा दिखता तो नहीं है, लेकिन निक ये ज़रूर जान जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि यही है जे गैट्सबी। टॉम एक दिन निक को घुमाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी ले जा रहा होता है, लेकिन शहर पहुंचने से पहले वो जॉर्ज विल्सन के गैराज पर जाते हैं। जॉर्ज विल्सन वही शख्स होता है कि जिसकी बीवी मॉर्टल विल्सन के साथ टॉम का यानी डेजी के हस्बैंड का अफेयर चल रहा होता है। यहाँ से जब घर जाता है निक तो उसे पता चलता है कि उसके लिए एक इन्विटेशन आया है जो कि गैट्सबी की तरफ से होता है। गैट्सबी अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है जिसमें इस मर्तबा उसने निक को भी इनवाइट किया होता है। निक जब जाता है उसकी पार्टी में, उसकी पार्टी को अटेंड करता है तो वो बहुत हैरान रह जाता है उन रंगों को देखकर, उन सारी खुशियों को देखकर, उस सेलिब्रेशन को देखकर वो बहुत दंग रह जाता है। इस पार्टी के दौरान वो जॉर्डन को भी देखती है और जब वो एक नौजवान यंग चार्मिंग लड़के से बात कर रहा होता है तो आखिरकार उसे पता चल जाता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि यही है जे गैट्सबी, द वन एंड ओनली जे गैट्सबी। गैट्सबी और निक के दरमियान बहुत बातें होती है, दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और गैट्सबी उसे बताता है कि उसका ताल्लुक सैन फ्रांसिस्को की एक बहुत अच्छी फैमिली से है और उसकी दौलत अब उसके पास है क्योंकि उसकी फैमिली में अब कोई नहीं बचा है। उसने अपनी तालीम, अपनी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की है और तालीम हासिल करने के बाद वो यूएस आर्मी का हिस्सा भी रह चुका है। अब एक दिन जॉर्डन उसे बताती है कि डेजी और गैट्सबी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वो दोनों एक दूसरे से पहले बहुत मोहब्बत किया करते थे, इतनी मोहब्बत कि इनकी मोहब्बत इंतहा को पहुंची थी। गैट्सबी डेजी से शादी करना चाहता था लेकिन डेजी की शादी अनफॉर्चुनेटली टॉम से हो जाती है। इस दर्द को गैट्सबी कभी भुला नहीं पाया, वो हमेशा इस परेशानी में रहा, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड रहा कि उसने ये तय कर लिया कि किसी भी हाल में उसे डेजी को हासिल करना है और यही वजह है कि वो वापस आया। वापस इस इलाके में आया, न्यूयॉर्क से करीब हुआ, इसने इतना बड़ा मैंशन ख़रीदा और इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज़ रखता है। तब निक जान जाता है कि गैट्सबी की इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज़ रखने के पीछे वजह सिर्फ एक है कि वो ये चाहता है कि एक दिन ज़रूर डेजी उसकी पार्टी में आएगी और फिर वो डेजी को हासिल कर लेगा। ये उसका सबसे बड़ा मिशन होता है। ये तमाम चीज़ें सुनने के बाद निक के दिल में गैट्सबी के लिए इज्जत बहुत बढ़ जाती है, वो उसे बहुत अच्छा समझने लगता है। अब गैट्सबी जो होता है वो निक को रिक्वेस्ट करता है कि वो डेजी की और उसकी एक मीटिंग फिक्स करे। पहले तो उसको बहुत अनॉयड फील होता है, लेकिन गैट्सबी की खुशी के लिए, उनकी मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए वो मान जाता है और बहुत खुशी मान जाता है। आखिरकार जब वो मीटिंग होती है तो डेजी और गैट्सबी की मीटिंग बहुत खूबसूरत होती है। दोनों वो मीटिंग इतनी अनयूजुअल सी होती है, इतनी प्यारी सी होती है कि बुक का इस सीन और हमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मोमेंट से नवाजता है। इस मोमेंट के दौरान गैट्सबी बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल सा, वियर्ड सा फील कर रहा होता है। उसे ऐसे लग रहा होता है जैसे उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया, अपनी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें अब उसने हासिल कर ली है। यहाँ पर उन दोनों के दरमियान फिर से वही मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है। गैट्सबी उसे अपना मैंशन दिखाता है, वो तमाम चीज़ें दिखाता है जो उसने उसके लिए ख़रीदी हुई होती हैं और यहाँ पर वो बार बार हर मर्तबा अपने अलग अलग वेज से ये इजहार कर रहा होता है कि वो कितनी मोहब्बत करता है डेजी से। अब एक पॉइंट पर गैट्सबी डेजी से चाहने लगती है कि वो जाकर टॉम को ये बता दे कि अब उसे उसके साथ नहीं रहना बल्कि वो गैट्सबी के पास रहना चाहती है। अब ये होने के बाद
डेजी जो होती है वो एक दिन एक मीटिंग रखती है, गैदरिंग रखती है, जिसमें वो जॉर्डन को भी बुलाती है, निक को भी बुलाती है, गैट्सबी को भी बुलाती है। इस मीटिंग के दौरान अब उसको ये पता चल चुका है इस पॉइंट पर कि टॉम जो है वो मॉर्टल विल्सन के साथ उसे चीट कर रहा है, और उसको जेलस फील कराने के लिए वो गैट्सबी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, जिस पर गैट्सबी खुश हो जाता है। और गैट्सबी उसे कहता है कि अब तुम्हें किसी न किसी को चूज़ करना पड़ेगा हम दोनों में से। इस बात से टॉम बहुत अनॉयड फील करता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। ये तमाम लोग न्यूयॉर्क शहर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर एक प्लाजे में ये तमाम एक साथ बैठते हैं, और उस प्लाजे में टॉम आकर गैट्सबी पर एलिगेशंस लगाता है कि ये जो शख्स जिसकी तुम तारीफ़ कर रही हो, जिसके मोहब्बत की तुम तारीफ़ कर रही हो, ये वही शख्स है जो इल्लीगल काम करता है, शराब बेचता है और न जाने कितने कितने इल्लीगल काम में इन्वॉल्व्ड है। इसके साथ वो उसे ये भी बताता है कि इसके तो रेस का भी पता नहीं है, इसके तो ज़ात का भी पता नहीं है। हमें पता चल जाता है कि गैट्सबी असल में ख़ानदानी रईस नहीं है, बल्कि उसका असली नाम जेम्स गैट्स है, और सिर्फ डेजी को हासिल करने के लिए उसने अपने बैकग्राउंड को छुपाया हुआ होता है, और ये तमाम चीज़ें उसने हासिल की होती हैं। हमें पता चलता है कि गैट्सबी बचपन ही से बहुत गरीब ज़िंदगी में पला बढ़ा है। यहाँ से जाने के बाद ये तमाम लोग वापस अपने शहर जाने का फ़ैसला करते हैं, और डेजी और गैट्सबी एक गाड़ी में बैठते हैं, और जब वो जॉर्ज विल्सन के गैराज के सामने से गुजर रहे होते हैं तो रास्ते में मॉर्टल आ जाती है और डेजी उसे गाड़ी से उड़ाकर उसे कत्ल कर देती है। अब हमें पता चलता है कि जॉर्ज विल्सन जान चुका था कि उसकी बीवी मॉर्टल विल्सन उसे चीट कर रही है, किसी और के साथ है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। अब ये तमाम चीज़ें जानने के बाद और उसकी मौत की खबर सुनने के बाद जॉर्ज पागल सा हो जाता है। गैट्सबी अपने घर पर, अपने मैंशन में, अपने स्विमिंग पूल में डेजी की यादों में, डेजी के बारे में सोच कर और ये एक्सपेक्ट करके कि डेजी ज़रूर आएगी उसे देखने के लिए, उसके साथ होने के लिए, और हमेशा से उन तमाम पास डेज़ को रिकैप्चर करने के लिए जब वो इंतज़ार कर रहा होता है, तभी जॉर्ज उसके मैंशन में घुसता है और उसके अपने पिस्टल से पहले वो गैट्सबी को शूट कर देता है और फिर ख़ुद अपनी जान ले लेता है। और उसके मौत के बाद हमें पता चलता है कि गैट्सबी हमेशा ये चाहता था कि डेजी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम ना आए इस एक्सीडेंट का। वो हमेशा डेजी की हिफाजत करना चाहता था, उसके लिए सब कुछ करना चाहता था, अपने मोहब्बत को किसी न किसी वे से ज़रूर प्रेजेंट करना चाहता था। हमें ये पता चलता है कि उसने अपने बैकग्राउंड को छोड़कर एक नई आइडेंटिटी बनाई, अपने मोहब्बत को पेश करने के लिए वो इस शहर में आया, इतना बड़ा मेंशन लिया, बड़ी बड़ी पार्टीज़ अरेंज की, ताकि क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि एक न एक दिन ज़रूर डेजी उसकी पार्टी में आएगी और वो वापस से डेजी को हासिल कर लेगा। हमें पता चल जाता है कि डेजी ने सिर्फ़ और सिर्फ गैट्सबी को इस्तेमाल किया था। पहले शादी इस वजह से नहीं की थी क्योंकि वो गरीब था, और अब उसे छोड़कर इस वजह से गई थी क्योंकि अब वो टॉम के साथ रहना चाहती थी, और क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस केस में उसकी इन्वॉल्वमेंट हो। और एक हद तक वो इसके साथ, गैट्सबी के साथ, इस वजह से थी क्योंकि गैट्सबी के पास पैसे आ चुके थे, और वो पूरे एक पॉइंट तक सिर्फ और सिर्फ टॉम को जेलस फील कराने के लिए गैट्सबी के साथ थी। गैट्सबी के फ्यूनरल पर कोई नहीं होता, जो लोग उसकी पार्टी अटेंड करते हैं उनमें से कोई नहीं होता। एक शख्स जिसने गैट्सबी के फीलिंग्स को समझा हुआ होता है, उसकी मोहब्बत को जाना होता है, उसे पता होता है कि गैट्सबी कितना हकीकी और बेहतरीन आशिक है, वो शख्स सिर्फ और सिर्फ निक होता है, उसका अपना दोस्त, प्यारा दोस्त। निक उसके पास होता है, उसकी लाश के पास होता है, और वो बहुत परेशान होता है, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है अपने दोस्त के मरने पर। हालांकि इतनी अच्छी दोस्ती नहीं हो पाई उन दोनों के दरमियान, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को समझ चुके थे, और अब इन दोनों के दरमियान दोस्ती हो चुकी थी, और निक अपना दोस्त खो चुका था। वो मैंशन जो कभी पार्टीज़ का सेंटर हुआ करता था, वो अब खंडरात में तब्दील हो चुका था। वो रंग, वो खूबसूरती, वो लाइट्स ख़त्म हो चुकी थी, और इस रोशनी से दूर नफ़रत करते हुए, न्यूयॉर्क सिटी से नफ़रत करते हुए, निक गैट्सबी की यादों को लेकर वापस चला जाता है।